तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में यूनिट 5 थ्योरी ऑफ गेम्स या खेल सिद्धांत से संबंधित है। खेल सिद्धांत क्या है? हम लोगों ने न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फन पढ़ी है, जिसमें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से लेके ओलिगोपोली मार्केट तक सारे विश्लेषण दिए गए हैं। इन सभी बाजारों में फर्म के व्यवहार की जो व्याख्या की गई है वो एक सैद्धांतिक तौर पर है, लेकिन एक डायनेमिक तौर पे, एक गतिमान तरीके से किसी भी फर्म के निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी हमको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से लेकर ओलिगोपोली तक प्राप्त नहीं होती। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की आपसी प्रतिक्रिया, आपसी निर्भरता तथा किसी एक फर्म की क्रियाओं पर अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया का ज्ञान न होने की स्थिति का विश्लेषण आर्थिक सिद्धांत की पारंपरिक विधियों से संभव नहीं है। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें ये कहीं स्पष्ट नहीं होता कि कोई एक फर्म किसी समय जो कर रही है उसी समय कोई दूसरी फर्म क्या करती है। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की आपसी निर्भरता होती है तथा किसी एक फर्म की क्रियाओं पर अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया का ज्ञान न होने की स्थिति का विश्लेषण आर्थिक सिद्धांत की पारंपरिक विधियों से संभव नहीं है, नियो क्लासिकल थ्योरी से संभव नहीं है। जो कोलिजिव ओलिगोपोली तक के एग्जाम्पल्स हैं, जो अल्पाधिकार बाजार के उदाहरण हैं, वो ये स्पष्ट नहीं कर पाते कि वाकई एक ओलिगोपोली सेटअप में जहाँ फर्म कम होती हैं, वहाँ फर्मों के निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है। What is the process of taking decision? How a firm takes decision? ये स्पष्ट नहीं। वास्तविक जीवन में प्रतियोगी स्थितियों में फर्म को निर्णय लेने पड़ते हैं। जो मॉडर्न बिजनेस सेटअप है उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी है, जोखिम है, अनिश्चितताएं हैं, और वास्तविक जीवन में प्रतियोगी स्थितियों में फर्म को निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम किसी एक फर्म या किसी एक पक्ष की अपनी तय की गई रणनीतियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सभी पक्षों या सभी फर्मों के निर्णयों पर निर्भर करता है। खेल सिद्धांत थ्योरी ऑफ गेम्स सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में लोगों, वर्गों या फर्मों के द्वारा आपसी अंतरक्रिया तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। खेल सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि ऐसी परिस्थितियों में फर्म कैसे निर्णय लेती है जहां जोखिम और अनिश्चितताएं हों। यह एक व्यवहारिक बात है। जहां ऐसी स्थितियां होती हैं वहां विभिन्न पक्ष
विभिन्न लोग, विभिन्न फर्म आपस में यह जानते हुए कि सभी एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, अपनी अच्छी से अच्छी रणनीतियों को चुनते हैं और उन रणनीतियों को चुनकर अपने उद्देश्य यानी कि अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। थ्योरी ऑफ गेम्स, खेल सिद्धांत, इस बात से संबंधित है कि व्यवहारिक रूप में जो फर्में हैं वो फर्म बाजार में कैसे निर्णय लेती हैं, निर्णय किस प्रकार का होता है। जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से लेकर ओलिगोपोली तक, वो इस प्रकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को नहीं बताती। यही खेल सिद्धांत का विशेष योगदान है और यही खेल सिद्धांत की उपयोगिता है कि वो ये बताता है कि हाउ फर्म्स टेक डिसीजंस अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। खेल सिद्धांत क्या है? 1944 में 1944 में एक विश्लेषण आया था कि अनिश्चितताओं की स्थितियों में व्यवहार की व्याख्या कैसे की जा सकती है। खेल सिद्धांत का पहला रेफरेंस, पहला संदर्भ हमको 1944 में मिलता है, 1944 में, जब जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न इन दोनों ने अनिश्चितताओं की स्थितियों में व्यवहार की व्याख्या की। खेल सिद्धांत प्राथमिक तौर पर इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया। 1944 में जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न ने मैथमेटिकल गेम थ्योरी की शुरुआत की। मैथमेटिकल गेम थ्योरी प्रारंभ तो इन्होंने किया और ये वो समय था जब वैश्विक स्तर पर मॉडर्न थ्योरी ऑफ फर्म बहुत डेवलप नहीं हुई थी और पूरे विश्व में फर्मों के व्यवहार की जो जटिलताएं हैं वो बहुत सामने नहीं आई थी। लेकिन जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न को इस बात का क्रेडिट जाता है कि खेल सिद्धांत की शुरुआत उन्होंने की थी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1944 में मैथमेटिकल गेम थ्योरी। लेकिन खेल सिद्धांत का जो क्रेडिट वास्तव में मिलता है वो मिलता है जॉन नैश को। जॉन नैश, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न गेम थ्योरी कहा जाता है, जॉन नैश फादर ऑफ मॉडर्न गेम थ्योरी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जॉन नैश ने जब खेल सिद्धांत को विकसित किया, नो डाउट उन्होंने जो खेल सिद्धांत को विकसित किया वो खुद कहते हैं कि जो बात मॉर्गेनस्टर्न और न्यूमैन ने स्टार्ट की थी उसी को उन्होंने डेवलप किया। लेकिन क्रेडिट उनको इसलिए मिलता है क्योंकि जिस समय उन्होंने खेल सिद्धांत को विकसित किया उस समय मॉडर्न वर्ल्ड सेटअप में फर्म के व्यवहार की व्याख्या बदल चुकी थी। अनिश्चितताओं के और जोखिम के अंतर्गत फर्मों के व्यवहार को समझना और बताना और उसके लिए खेल
डेवलप करना, गेम्स डेवलप करना, ये कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए जो शुरुआत की गई थी उसका एक्चुअल एक क्रेडिट मैथमेटिकल गेम थ्योरी के बाद जिसको मिला, जिसको कहा जाता है जो खेल सिद्धांत के आधुनिक जनक हैं, जिन्होंने मॉडर्न गेम थ्योरी को डेवलप किया, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न गेम थ्योरी कहा जाता है, वो हैं जॉन नैश। जॉन नैश को अपने खेल सिद्धांत के विषय में किए गए योगदान के लिए 1994 में 1994 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जॉन नैश ने जब खेल सिद्धांतों की व्याख्या की, उस समय खेल सिद्धांतों के संदर्भ में दो बातें बड़ी प्रमुख थी। एक, फर्म्स का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो गया था, जो फर्म के व्यवहार करने का समय था वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी थी और चुनौतियाँ ज़्यादा थीं। खेल कई तरीके के होते हैं, सहयोगी खेल, असहयोगी खेल, कोऑपरेटिव गेम्स, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, लेकिन नॉन कोऑपरेटिव गेम्स को बताना और उनको समझना और उनको डिस्कस करना ये चैलेंज ही नहीं था, बल्कि नए समय की रियलिटीज़ भी थी। इसलिए जॉन नैश को इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न गेम थ्योरी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो खेल ज़्यादातर विकसित किए, जिनके बारे में बताया, वो मैथमेटिकल भी थे और वो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स भी थे, वो गैर सहयोगी खेल भी थे। गैर सहयोगी खेलों को बनाना और बताना ये एक विश्लेषण का काम है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि नैश को एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है, वो है नैश इक्विलिब्रियम, नैश संतुलन, नैश साम्य। और नैश इक्विलिब्रियम जो जॉन नैश के नाम से आया, वो खेल सिद्धांत के ही संदर्भ में आया। नैश इक्विलिब्रियम is known as stable equilibrium, and Nash equilibrium is a situation which is known as best or stable outcome of the game resulting from strategies of players which they think can maximize their gains. नैश संतुलन एक स्थायी संतुलन है और वह खेल का एक ऐसा हल है, एक ऐसा खेल का ऐसा परिणाम है जो इस बात से आता है कि यह खेल का ऐसा परिणाम है जहां खिलाड़ी अपनी उपलब्ध रणनीतियों में से सब लोग अपने अपने हिसाब से सर्वोत्तम रणनीतियों का चयन करते हैं और सबके द्वारा चयनित की गई सबसे अच्छी रणनीतियों का जो परिणाम होता है, वो परिणाम, वो रिजल्ट नैश इक्विलिब्रियम है, नैश साम्य है। ये खेल सिद्धांत का प्राथमिक परिचय है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यू क्लासिकल सिद्धांत थे वो फर्मों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को नहीं समझाते थे। खेल सिद्धांत के विकसित होने के बाद ये बात सामने आती है, हाउ फर्म्स टेक डिसीजन, कैसे फर्म निर्णय लेती हैं। खेल सिद्धांत के डिटेल में जाने के पहले आप ये समझिए कि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां खेल सिद्धांत का उपयोग, उसके एप्लीकेशंस हमको मिलते हैं।
जैसे अगर हम बायलैटरल मोनोपोली को देखें तो द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत जहां एक एकाधिकारी है बेचने वाला, एक क्रेताधिकारी है अकेले खरीदने वाला, बेचने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चाहता है, खरीदने वाला कम से कम कीमत देना चाहता है, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से डिसाइड होता है, वो बार्गेनिंग से डिसाइड होता है, डिस्कशन से डिसाइड होता है। और जहाँ बार्गेनिंग और डिस्कशन की बात आती है वहाँ थ्योरी ऑफ गेम्स आ जाती है। हम कौन कौन सी बातें कहेंगे, क्या क्या तर्क देंगे, अगला कौन कौन सी बातें कहेगा, क्या क्या तर्क देगा, दोनों के डिस्कशन एक डायनेमिक प्रोसेस के आधार पे फाइनल प्राइस तय होता है। In the bilateral economy, in the bilateral setup, the actual price is determined by the non-economic factors, that is, bargaining skill, discussions, और ये जो बात है बार्गेनिंग स्किल्स एंड डिस्कशंस, ये गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत। बिडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स, जो विभिन्न प्रकार की चैनलों को चलाने वाली कंपनियां हैं उनके द्वारा स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए जियो हो या बीएसएनएल हो या दूसरी कंपनियां हों, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए कई तरीके की कंपनियों के द्वारा बिडिंग, ये खेल सिद्धांत का एक उदाहरण है। सामान्य रूप में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आर्थिक क्षेत्र में दिए जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ theory of games in economic applications of theory of games। लेकिन केवल यही नहीं है, अर्थशास्त्र के अलावा भी जो नॉन इकोनॉमिक एरियाज हैं, जो गैर आर्थिक क्षेत्र हैं, वहां पर भी थ्योरी ऑफ गेम्स, खेल सिद्धांत के एप्लीकेशंस हैं, उनका उपयोग है। केवल इकोनॉमिक्स ही नहीं, नॉन इकोनॉमिक एरियाज भी। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ गेम्स एक जनरल फ्रेम देती है, एक सामान्य तरीका देती है। खेल सिद्धांत हर उस जगह अप्लाई हो जाता है जहां दो या दो से अधिक पक्ष हैं। अब ये पक्ष क्या है? दो या दो से अधिक पक्ष, इनको थ्योरी ऑफ गेम्स में आप समझ सकते हैं। दो या दो से अधिक प्लेयर्स, दो या दो से अधिक खिलाड़ी। अब ये पक्ष और खिलाड़ी का क्या मतलब है? कोई भी दो वर्ग, कोई भी दो समुदाय, कोई भी दो देश, कोई भी दो राज्य, कोई भी दो कम्युनिटीज, एनी टू और मोर देन टू players। So theory of games wide applicability, बड़ा विस्तृत इसका उपयोग है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी हैं, नॉन इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी हैं। इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल एरियाज, डिफेंस एरियाज, सब जगह इनका उपयोग है। खेल सिद्धांत में जो पार्टीज हैं, जो पक्ष हैं, उनका व्यवहार ठीक वैसा ही होता है
जैसे किसी खेल के अंतर्गत खिलाड़ियों का होता है। इसीलिए खेल सिद्धांत में जो पक्ष होते हैं उनको खिलाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। दो फर्म हो, दो कम्युनिटी हो, दो राज्य हो, दो देश हो, दो प्रदेश हो, ये क्या है? टू प्लेयर्स, दो खिलाड़ी हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि खेल सिद्धांत का फ्रेमवर्क क्या है, इसकी संरचना क्या है। थ्योरी ऑफ गेम्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है टू पर्सन जीरो सम गेम और टू पर्सन कांस्टेंट सम गेम। टू पर्सन जीरो सम गेम और टू पर्सन कांस्टेंट सम गेम, हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्ति द्वय शून्य राशि खेल। व्यक्ति द्वय शून्य राशि खेल या व्यक्ति द्वय स्थिर राशि खेल। तो टू पर्सन जीरो सम गेम या टू पर्सन कांस्टेंट सम गेम, व्यक्ति द्वय शून्य राशि खेल या व्यक्ति द्वय स्थिर राशि खेल के अंतर्गत दो तरीके के खेल आते हैं। एक शुद्ध रणनीतियों पर आधारित खेल, गेम्स बेस्ड ऑन प्योर स्ट्रेटजीज, और दूसरा मिश्रित रणनीतियों पर आधारित खेल या गेम्स बेस्ड अपॉन मिक्स्ड स्ट्रेटजीज। तो टू पर्सन जीरो सम गेम या टू पर्सन कांस्टेंट सम गेम में दो तरीके के गेम्स आते हैं, गेम्स बेस्ड अपॉन प्योर स्ट्रेटजीज एंड गेम्स बेस्ड अपॉन मिक्स्ड स्ट्रेटजीज। आगे बात करेंगे, लेकिन अभी यहां याद रखिए प्योर स्ट्रेटजी गेम्स वो होते हैं जिनमें सैडल पॉइंट होता है। प्योर स्ट्रेटजी गेम्स वो होते हैं जिनमें कल्याण बिंदु होता है। और जिन खेलों में कल्याण बिंदु नहीं होता है, जिन खेलों में सैडल पॉइंट नहीं होता है, उनको हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी टू पर्सन नॉन जीरो सम गेम और टू पर्सन नॉन कांस्टेंट सम गेम। टू पर्सन नॉन जीरो सम गेम और टू पर्सन नॉन कांस्टेंट सम गेम, व्यक्ति द्वय गैर शून्य राशि खेल। व्यक्ति द्वय गैर शून्य राशि खेल या व्यक्ति द्वय गैर स्थिर राशि खेल। पहली कैटेगरी जो थी वो कांस्टेंट सम गेम की थी और दूसरी कैटेगरी नॉन कांस्टेंट सम गेम की है। पहली कैटेगरी में प्योर और मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम्स आते हैं, दूसरी कैटेगरी में कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव गेम्स आते हैं। टू पर्सन नॉन जीरो सम गेम की कैटेगरी में जो गेम्स आते हैं वो हैं कोऑपरेटिव गेम्स एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। ये विभाजन बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे इसमें बात करेंगे। हम लोग जब टू पर्सन गेम की बात करेंगे तो हम उन गेम्स को चारों तरीके से देखेंगे।
जब हम बात 2% जीरो सम गेम की करेंगे तो हम लोग दो तरीके के गेम्स देखेंगे, प्योर स्ट्रेटजी गेम्स और मिक्स स्ट्रेटजी गेम्स। और जब हम लोग बात करेंगे 2% नॉन जीरो सम गेम की, 2% नॉन कांस्टेंट सम गेम की, तब कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। और यही वो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स हैं जो डिफिकल्ट हैं, लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड की रियलिटी है, और इन्हीं गेम्स को डेवलप करने का काम जॉन नेश ने किया था, जिसके लिए उनको 1994 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन गेम्स में 2% जीरो सम गेम क्या होता है, इसको समझने में, इसकी प्रक्रिया में आगे जाने में हम पहले ये देखना चाहेंगे कि गेम थ्योरी का बेसिक नॉमेनक्लेचर क्या है। खेल सिद्धांत के अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी है, जो विभिन्न नाम हैं, वो क्या है, हमको पहले जानना चाहिए कि खेल सिद्धांत के अंतर्गत जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या है। क्योंकि नॉमेनक्लेचर जब हमको समझ में आएगा और जब कोई हम गेम आगे डिस्कस करेंगे, कोई बात आगे करेंगे, तब हमको तभी समझ में आएगी जब हमको पहले मालूम होगा इसका मतलब क्या है। तो नॉमेनक्लेचर की बात जब हम करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे व्हाट इज अ गेम, गेम का मतलब क्या है, खेल का मतलब क्या है। यहाँ खेल सिद्धांत में खेल का मतलब है कोई भी प्रतियोगी स्थिति जिसमें कुछ लोग भाग लेते हैं, कोई भी प्रतियोगी स्थिति जिसमें कुछ लोग भाग लेते हैं। खेलों में हम क्यों खेल सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि खेलों में प्रतियोगी स्थितियां होती हैं, खेलों में लोग भाग लेते हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड अ गेम, एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड अ गेम, कोई भी प्रतियोगी स्थिति खेल कहलाती है। सोचिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट से लेकर ओलिगोपोली तक, ओलिगोपोली से लेकर डिओपोली तक, सब क्या है, प्रतियोगी स्थितियां हैं। और फर्म क्या है, खिलाड़ी हैं। जो सिचुएशन है वो खेल की स्थिति है और भाग लेने वाले जो हैं वो खिलाड़ी हैं, फर्म। सो व्हाट इज अ गेम, एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज अ गेम। ये बात खेलों में भी लागू है, फर्मों के लिए भी लागू है, इकोनॉमिक्स में भी लागू है, मार्केट में भी लागू है। सो एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड अ गेम। और गेम में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं प्लेयर्स। यानी कि ओलिगोपोली मार्केट है या डिओपोली मार्केट है, तो मार्केट के हिसाब से जो फर्म है वो क्या है, दे आर प्लेयर्स। फर्म क्या है, खिलाड़ी हैं। एक और टर्म आता है स्ट्रेटजीज, रणनीतियां, स्ट्रेटजीज, रणनीतियां। रणनीतियां जैसे किसी भी खेल में किसी भी खिलाड़ी के पास काम को करने के कई सोच होते हैं, ये करें कि वो करें कि वो करें, क्या ठीक होगा। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम, दी गई सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं और इस समय हमको क्या करना चाहिए। आप स्लो बैटिंग भी कर सकते हैं, फास्ट बैटिंग भी कर सकते हैं। मैच चल रहा है क्रिकेट का, अगली टीम ने 200 रन बनाए थे, आपकी टीम का स्कोर
190 रन है, 1 ओवर बचा है, ऑप्शन आपके पास कई हैं। पूरा खेल जाइए, 1 को रन ना बनाइए, खेल जाइए, हर गेंद पे 1-1 रन बनाइए। और एक ऑप्शन ये भी तो है कि चाहे जो कुछ करिए लेकिन 11 रन इस ओवर में बना लीजिए। अर्थात कई रणनीतियां हैं, कई ऑप्शंस हैं, कई विकल्प हैं, लेकिन विकल्प वो लेना है जो लगे कि सर्वोत्तम है, जिससे हमारा लाभ अधिकतम होगा, गेन मैक्सिमाइज होगा। स्ट्रेटजी, रणनीतियां वो सभी विकल्प हैं, वो सभी तरीके हैं जो कोई खिलाड़ी अपने खेल में, जो कोई फर्म अपनी नीतियों में सोच सकती है, अप्लाई कर सकती है। थ्योरी ऑफ गेम्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चेस या शतरंज के खेल के आधार पर देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को शतरंज का खेल के विषय में न मालूम हो, एक बार कहीं किसी से पता कर लें। 2 पार्टीज हैं, 2 प्लेयर्स हैं, 2% जीरो सम गेम का एक अच्छा उदाहरण। 2 खिलाड़ी हैं, 2 पक्ष हैं, 2 फर्म हैं, 2 लोग हैं, 2 समुदाय हैं, 2 देश हैं, 2 प्रदेश हैं। चेस के खेल में राजा है, वजीर है, घोड़ा है, हाथी है, सबकी अपनी अपनी चालें हैं, सबके अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, सबके अपनी अपनी ऑप्शंस हैं। जो विकल्प आपको उपलब्ध है वही विकल्प दूसरे को भी उपलब्ध है, लेकिन खेल सिद्धांत में एक खास बात है, याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ गेम्स में जहाँ 2% जीरो सम गेम की बात होती है, वहाँ ये जरूरी नहीं है कि जो 2 पक्ष भाग ले रहे हों, जो 2 फर्म इन्वॉल्व हों, दोनों के पास विकल्प समान हों, दोनों के पास रणनीतियां बराबर हों, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों के पास रणनीतियां बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। 2 फर्म अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं, दोनों के पास रणनीतियां बराबर भी हो सकती हैं। ए के पास ज़्यादा, बी के पास कम, बी के पास ज़्यादा और ए के पास कम, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चेस का खेल जैसे है, उदाहरण इसलिए कि चेस का खेल एग्जाम्पल इस बात का है, काला और सफेद 2 खिलाड़ी हैं। काले मोहरों को रखने वाला खिलाड़ी अपनी चाल को चलने के बारे में कुछ सोचता है। क्या सोचता है? सबसे पहले वो सोचता है मेरे पास अपनी चाल को चलने के क्या क्या विकल्प हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, घोड़े को कैसे, वजीर को कैसे, हाथी को कैसे, प्यादों को कैसे चला सकते हैं, हम क्या क्या करेंगे तो क्या क्या होगा, ये हमारे पार्ट पर है। हम किसको कहाँ बढ़ाएंगे तो कौन कहाँ जाएगा चेस बोर्ड पर, ये एक बात है। ये वो रणनीतियां हैं जो हमारे पास हैं, हम करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन वहीं पर वो खिलाड़ी ये भी सोचता है कि दूसरे खिलाड़ी के पास क्या विकल्प है, और वो जानता है कि दूसरे खिलाड़ी के पास भी वही सारे विकल्प हैं जो मेरे पास है। अब वो ये सोचता है कि मैंने अगर ऊंट को बढ़ाया, यहां रखा, तो अगला क्या कर सकता है, मैंने हाथी को बढ़ाया, यहां रखा, तो अगला क्या कर सकता है, मैंने एक प्यादे को बढ़ाया, ये जगह खाली होगी, तो अगला क्या कर सकता है। यानी कि आप अपनी किसी भी रणनीति को चयनित या निश्चित करने के पहले यह भी देखते हैं कि आपकी रणनीति की क्रिया की प्रतिक्रिया में अगला क्या कर सकता है।
आपने कुछ किया, उसके बाद सब जज करके आपने कुछ निश्चित रूप से किया, कोई एक एक्शन लिया, अगले ने उसकी प्रतिक्रिया में कुछ एक्शन लिया। अब अगर आपके पास उपलब्ध सारे विकल्पों में आपकी सोच अपने हिसाब से सबसे सही थी, दूसरे के पास भी वही सब विकल्प थे, लेकिन उसके पास जो अपना उसका एक्शन था, सारे विकल्पों के बाद उसने जो एक्शन लिया वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, तो आप विनर हो गए। आपने एक प्यादा मार दिया, एक कोई मोहरा मार दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो कुछ भी आपने सोचा और किया, अगले ने उसकी तुलना में जितना आपने ये सोचा कि मेरी इस क्रिया की प्रतिक्रिया में अगला कौन सा मोहरा चल सकता है, जितना आप समझ पाए, आपने जितना अगले की सोच को समझा, अगले की सोच उससे ज्यादा थी और उसने वो मूव किया आपके एक्शन पर जो आपने सोचा ही नहीं था। तो आपने अपनी बेस्ट रणनीति का चयन किया। रणनीतियों जो आपके पास उपलब्ध थी उसमें से आपने बेस्ट रणनीति का चयन किया, एक्शन किया, लेकिन उसके बाद भी आपको गेन नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपके विरोधी ने आपसे बेहतर रणनीति का चयन किया। ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये खेल सिद्धांत है। हमारे पास जो विकल्प हैं उनको देखकर समझकर हम काम करते हैं, लेकिन काम करने के पहले हम ये भी सोचते हैं कि अगले के पास जो विकल्प हैं उन विकल्पों के आधार पर वो क्या कर सकता है। इसको पढ़कर समझकर जितनी हमारी बुद्धि, हम अपना बेस्ट करते हैं। अब अगर मेरा बेस्ट हुआ तो मेरा फायदा होगा, लेकिन मेरे बेस्ट से अगर ज़्यादा अच्छा अगले ने जो सोचा है, जो हम नहीं समझ पाए, उसने वो कर दिया, तो मेरे बेस्ट सोचने के बाद भी मेरा फायदा नहीं होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ गेम थ्योरी। ये खेल सिद्धांत की प्रमुख बात है। खेल सिद्धांत में बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे पद हैं जिनको पहले हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग खेल सिद्धांत की चीज़ों की व्याख्या को समझेंगे। मेरी कोशिश होगी कि सामान्य खेल सिद्धांत को सामान्य लेक्चर्स के स्थान पर मैं इसको वीडियो लेक्चर्स में आपको दूं। वीडियो लेक्चर्स में मैं बात को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको खेल सिद्धांत के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जो मैटर है वो मैं आपको आपके ग्रुप पे उपलब्ध करा दूंगा। क्लास के स्थान पर मैं इसके लिए वीडियो लेक्चर का चयन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो पोर्शन आपका बचा हुआ है वो पोर्शन मैथमेटिकल भी है और समझने वाला भी है। और अगर क्लास होगा तो एक बार हमने क्लास दिया, आपने देखा, लेकिन वीडियो लेक्चर अगर होगा तो उसको आप रिपीट करके, बार बार करके, जहाँ समझ में आया, जहाँ नहीं समझ में आया, या जितना आप अपने नोट्स बना पाए, बार बार उसको करके समझ ज़्यादा सकेंगे, वो आपके लिए उपयोगी ज़्यादा होगा। बाकी बातें हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं।